ओके नाउ वेलकम इन रिवीजन क्लास। हेलो एवरीबॉडी, मैं हरिकेश अशोक दुबे। आज मैं आपके साथ रेडॉक्स रिएक्शन डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है ये हम थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नो इशू। चलिए फिर शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन प्रोसेस साइमल्टेनियसली आर नोन एज द रेडॉक्स रिएक्शन। रेड स्टैंड फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। देखिए, ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन्वॉल्व हो एक साथ एट द सेम टाइम, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो, ऐसे रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें जो रेड आता है, अभी अगर मैं रेडॉक्स रिएक्शन की स्पेलिंग देखूं तो वो होता है रेड टॉक्स। ओके, तो ये जो रेड आया रेडी, इट्स स्टैंड फॉर द रिडक्शन। ओके, एंड दिस ऑक्स स्टैंड फॉर द ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑल दिस रिएक्शंस आर ऑलवेज अकॉम्पेन्ड बाय एनर्जी चेंज इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ये जो रिएक्शन है इसमें जो चेंजेस आते हैं वो हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के कारण आते हैं। नेक्स्ट, अभी हम टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन देख लेते हैं। व्हाट आर द टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन? सबसे पहला टाइप आएगा मेरे पास इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है चलिए देख लेते हैं। इन सच रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस सेपरेटली इन टू कंपाउंड्स। Example, SnCl2 react with the 2 moles of FeCl3, it's give you SnCl4 and 2 moles of FeCl2। क्या कह रहे हैं? अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन देखूं, ऐसे रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है ये सेपरेटली होते हैं, अलग अलग होते हैं दो कंपाउंड्स के बीच में। जैसे मेरे पास SnCl2 है, 1 मोल ऑफ SnCl2 रिएक्ट करेगा 2 मोल्स ऑफ SnCl3। तो क्या हुआ, यहाँ से एक क्लोरीन, अब मेरे पास कितने FeCl2 के कंपाउंड्स हैं? 2 हैं, तो इनमें से एक एक क्लोरीन आ जाएगा, यानी FeCl2 बन जाएगा। ओके, 2 बार यहाँ पे 2 है। ओके, तो क्या होगा, 2 क्लोरीन निकल के वो यहाँ पे चले जाएंगे, SnCl4 बन जाएगा और 2 मोल्स ऑफ FeCl2 बन जाएगा। ठीक है, तो SnCl4 आ गया मेरे पास और FeCl2, तो ये मेरा प्रोडक्ट आ गया। अब इसमें रिएक्शन कैसा हुआ ये देखेंगे। सबसे पहला होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे होगा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ Sn+2 के चार्ज के साथ है, वो इंक्रीज हो गया पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। इंक्रीज इन पॉजिटिव नंबर इज इंडिकेट ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन होता है ना। Fe+3 था, यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, Fe+2 हो गया, यहाँ पे देखिए आप, एक पॉजिटिव चार्ज कम हो गया है, तो इट मीन्स व्हाट, ये रिडक्शन है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके साथ यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ नाउ। तो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑक्सीडेशन। पहला पॉइंट मैं देखूंगा ऑक्सीडेशन के लिए, एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है तो उसे मैं ऑक्सीडेशन कहूंगा। नाउ रिडक्शन में क्या होता है, अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट में डिक्रीज होगा। Sn+2 में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, Sn+4 हो गया। Fe में ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, Fe3+ है, Fe2+ हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट मीन्स, अब मैं देखूंगा कि ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होता है। ये 4 पॉइंट्स हैं, अगर इनमें से कुछ भी मुझे मेरे कंपाउंड के अंदर दिखाई देता है किसी भी एटम के ऊपर, तो इट इंडिकेट फॉर दैट इज ऑक्सीडेशन इज गोइंग ऑन देयर। ओके, नाउ पहला है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब भी ऑक्सीडेशन होता है। इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है तो भी ऑक्सीडेशन होगा। रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो भी उसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब रिडक्शन देख लेते हैं। रिडक्शन ऑफ एलिमेंट मींस, रिडक्शन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकल गया मतलब रिडक्शन हो गया। हाइड्रोजन ऐड हो गया तो रिडक्शन हो गया। अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज, इट मींस व्हाट, रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस। नाउ एन एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है तो भी वो रिडक्शन कहलाएगा। नाउ अभी मैं देख लेता हूँ व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ गिवन सब्सटेंस एंड रिड्यूस इटसेल्फ। अगर ऐसा कोई सब्सटेंस है मेरे पास, ऐसा कोई एजेंट है जो ऑक्सीडेशन नंबर सामने वाले का बढ़ा देता है और खुद को रिड्यूस कर देता है, तो उसे मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहूंगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, ये डिक्रीज करेगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ गिवन सब्सटेंस। ठीक है, ये क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा ऑक्सीडेशन नंबर सामने वाले सब्सटेंस का और खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, तो उसे मैं कहूंगा रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर हैं सम एलिमेंट्स के, ये मुझे हमेशा याद होना चाहिए। अगर ये मुझे याद रहेगा तो केमिस्ट्री विल बिकम इजी। सबसे पहले F जो फ्लोरीन होता है, वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, जिसके ऊपर हमेशा -1 का चार्ज होता है। अगर मैं ऑक्साइड की बात करूँ तो हमेशा ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज होता है। परऑक्साइड, अगर मेरे पास H2O2 है या Na2O2 है, तो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को H2O2 ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए, ये है मेरा H2 एंड दिस इज माई O2, HOOH, दिस इज H2O2। मैंने स्प्लिट करके स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर ऑलवेज -1 का चार्ज होगा। यहाँ ऑक्साइड्स, परऑक्साइड में देखिए -2 का चार्ज होता है। बट इन केस ऑफ द परऑक्साइड के केस में क्या होता है कि परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा -1 का चार्ज होगा। रिमेंबर इट, इसे हमेशा याद रखें। अगर मैं सुपर ऑक्साइड की बात करूँ, सुपर ऑक्साइड यानी KO2, 2 ऑक्सीजन रहेगा, एक पोटेशियम रहेगा, एक मेटल रहेगा, तो उसके ऊपर हाफ नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, ओजोनॉइड्स के ऊपर यानी KO3 के ऊपर -1/3 का चार्ज होता है। ठीक है, तो ये हमेशा आपको याद रखना है। अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ है OF2, ओके, तो यहाँ पे +2 का चार्ज होगा। ओके, किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, एंड O2F2 है तो ऑक्सीजन के ऊपर +1 का चार्ज होगा। कभी भी फ्लोरीन पॉजिटिव चार्ज नहीं लेगा क्योंकि ऑलवेज फ्लोरीन इज -1। ओके, हमेशा फ्लोरीन के ऊपर -1 का ही चार्ज रहेगा, तो इस बात को मुझे हमेशा याद रखना है। हाइड्रोजन +1 है, बट मेटेलिक हाइड्राइड्स में
हाइड्रोजन का +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, यानी चार्ज होता है उसके पास +1 का। लेकिन अगर मेटेलिक हाइड्राइड है जैसे NaH, KH, तो हाइड्रोजन के ऊपर -1 का चार्ज आएगा, ठीक है। तो इसे हमेशा याद रखना है ना। अब अगर मैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करूँ, ये -1 होंगे, बट विथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, अगर ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ सराउंडेड है तो इनके ऊपर प्लस का चार्ज आ सकता है। जैसे KClO3, इसके ऊपर जो क्लोरीन है उसके ऊपर +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। HiO3, इसके ऊपर आयोडीन के ऊपर +5 का चार्ज होता है। HClO, इसके ऊपर +7 का चार्ज होता है। KBrO3, इसके ऊपर +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, RBC, सीशियम, यानी जो मेरे S1 ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर हमेशा +1 का चार्ज होगा। ओके, S2 यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके ऊपर +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, यानी S2 जो ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर हमेशा +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। एल्यूमिनियम के पास +3 का चार्ज होता है, ये हमेशा याद रखना है। ओके ना, इन फ्री स्टेट अगर मैं बात करूं, इन फ्री स्टेट और एलोट्रोपिस, तो फ्री स्टेट में यानी O2 के ऊपर 0 का चार्ज, S8 के ऊपर भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, P4 के ऊपर भी 0, ओजोन के ऊपर भी 0। ओके ना। द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज नॉट मोर देन द वैलेंसी शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा किसी भी एलिमेंट के अंदर, कंपाउंड के अंदर, वो कभी भी उसके वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होगा। इफ ऑक्सीडेशन नंबर इज मोर देन द वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन, चेक द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हो गया वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन से, तो आपको स्ट्रक्चर जरूर चेक करना चाहिए। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंसी शेल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग अप आफ्टर बॉन्डिंग। ओके, तो ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का एक सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया। नाउ बैक टू द पॉइंट। नाउ अब यहाँ मैं देख सकता हूँ कि इंक्रीज हो गया है पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीडेशन अभी हमने पूरा डिटेल में देखा। चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके सारे पॉइंट्स को राइट डाउन कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ अगर Fe+3 है और वो +2 में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे रिडक्शन कहते हैं, अभी हमने डिटेल में देखा। नाउ नेक्स्ट टाइप है इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। अभी हमने इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन देखा, यानी विदिन अ 2 मॉलिक्यूल्स। इंटर मतलब विदिन अ 2 मॉलिक्यूल्स रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, दो कंपाउंड्स के बीच में रेडॉक्स रिएक्शन होगा, तो उसे इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है विदिन द मॉलिक्यूल्स। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हुआ, बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स इफ रेडॉक्स रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस देन इट इज नोन एज द इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन मतलब विद इन द मॉलिक्यूल्स, अगर एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही कंपाउंड है और उसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, तो उसे इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस इन अ सिंगल कंपाउंड। इसमें क्या होता है कि सिंगल कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन होता है। मेरे पास है 2KClO3, इसमें क्लोरीन के ऊपर +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर -2 का है। तो क्या होता है कि ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो मेरे पास क्या आता है 2KCl-1 ऑन 3 टाइम्स ऑफ O2, जिसके ऊपर 0 रहता है। तो ये इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप है। नेक्स्ट है हमारे पास डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अ सेम एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड। क्या कह रहे हैं, इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होगा किसी भी कंपाउंड का। जैसे मेरे पास Cl है, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, एज यू कैन सी हियर, एंड 2OH- है। तो क्या होगा, एक ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ चला जाएगा तो क्लोरीन के ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा, एंड ऑक्सीजन के ऊपर -1 का। एक Cl रिमूव हो जाएगा और ये Cl- होगा और H2O मुझे मिल जाएगा। दिस रिएक्शन ऑल्सो नोन एज द ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब मैं देखता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन, कैसे क्लासिफाई किया जाता है रेडॉक्स रिएक्शन को देखते हैं। पहले मेरे पास है डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज द डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन? Chemical reaction in which oxidation as well reduction is carried out simultaneously in the same container is known as the direct redox reaction. In such reaction, energy is generally liberated in the form of the heat energy. क्या होता है ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है सेम कंटेनर के अंदर, मतलब एक ही वेसल के अंदर आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, उसे मैं डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन कहूंगा। इस रिएक्शन में एनर्जी जो है वो कैसे लिबरेट होती है, इन द फॉर्म ऑफ द हीट। हीट के फॉर्म में एनर्जी बाहर निकलेगी ना। इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कैरिड आउट सेपरेटली into separate half cell is known as the indirect redox reaction. In such a reaction, energy is generally liberated in the form of the electrical energy. Indirect redox reaction में क्या होता है, रिएक्शन ऐसा जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो हो रहा है लेकिन वो दो अलग अलग पार्ट्स में हो रहा है, सेपरेटली हो रहे हैं, हाफ सेल जैसे। इसे कहूंगा मैं इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें जो एनर्जी लिबरेट होती है जनरली फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी लिबरेट होता हुआ मिल सकता है ना। अब मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात कर लेता हूँ। ऑक्सीडेशन, इट्स इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ एन ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट और कंपाउंड और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ कंपाउंड। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे मेरे पास अगर 2Mg + O2 है तो मुझे 2MgO दे देगा, ठीक है। 2H2S + O2 है तो मुझे 2H2O + 2 टाइम्स ऑफ सल्फर दे देगा, ठीक है ना। अगर मैं रिडक्शन की बात करूँ, रिडक्शन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एन एलिमेंट और रिमूवल और कंपाउंड और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द कंपाउंड। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। जैसे मेरे पास H2S है, उसको अगर मैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो मेरे पास 2 मोल्स ऑफ HCl आता है और सल्फर रिमूव हो जाता है, ओके, सल्फर अकेला रह जाता है। Fe2O3 है प्लस अगर मैं उसमें करता हूँ 3CO2 को तो मेरे पास क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ Fe + 3CO3, 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ Fe2O3 का तो मेरे पास
2 मोल्स ऑफ Fe आएगा प्लस 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। नाउ सेकंड पॉइंट देख लेते हैं ऑक्सीडेशन का। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, एडिशन ऑफ अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर एडिशन हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है, ऐसे रिएक्शंस को अभी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे Zn+S है तो इसमें क्या सल्फर ऐड हो गया तो इट इज अ ऑक्सीडेशन। ओके नाउ अब क्या है, अगर मेरे पास 2Ki है वो 2Cl2 के साथ रिएक्ट करता है तो 2KCl बनेगा और आयोडीन आएगा। ओके इसे मैं क्या कहूँगा, इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन। नाउ अगर मैं सेम टाइम पे रिडक्शन की बात करूँ तो ये उसका अपोजिट होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसमें क्या होगा, एडिशन होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का और रिमूवल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। जैसे मेरे पास 2HgCl2 है वो रिएक्ट करता है SnCl4 के साथ तो मुझे क्या मिल जाएगा Hg2Cl2 प्लस SnCl4। ओके ना, SiCl4 अगर रिएक्ट होता है 4 मोल्स ऑफ Na के साथ तो मुझे Si प्लस 4NaCl मिल जाएगा। नो ऑक्सीडेशन का थर्ड टाइप क्या कहता है, ऑक्सीडेशन ऑफ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो क्या होगा, वो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज द डी इलेक्ट्रोनेशन। इसको डी इलेक्ट्रोनेशन भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए Zn था वो Zn+2 हो गया, क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए। इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इतना ध्यान में रखना है। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम आयन और मॉलिक्यूल, दिस प्रोसेस इज नोन एज द इलेक्ट्रोनेशन। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। देखो Cu2+ था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, Cu0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द ऑक्सीडेशन। तो आपको हमेशा ये बातें याद रखनी है ना। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन अभी ये वाला एग्जांपल देख के मैं आसानी से कह सकता हूँ कि ऑक्सीडेशन में इंक्रीज हो जाता है ऑक्सीडेशन नंबर एंड रिडक्शन में डिक्रीज हो जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। रिडक्शन इन्वॉल्व्स द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया तो इस रिएक्शन को मैं क्या कहूँगा, इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन ना। ऑक्सीडेशन इज काजेड बाय एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से होता है। एंड रिडक्शन इज काज्ड बाय द रिड्यूसिंग एजेंट। और रिडक्शन किसकी वजह से होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से होता है। हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के बारे में अभी डिस्कस किया है, तो आप उसे राइट डाउन करके ले लें। ये चार्ट भी आप बना लें, आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। नाउ अब हम देखेंगे, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिडक्टेंट्स एंड ऑक्सीडेंट्स। अब हम पता लगाएंगे किसे हम रिडक्टेंट कह सकते हैं और क्या ऑक्सीडेंट होते हैं। ऑक्सीडेंट or oxidizing agent is a chemical substance which can accept one or more electron and causes oxidation of some other species. In other words, the oxidation number of oxidant decreases in the redox reaction. क्या कह रहे हैं, जो ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एक या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब इट सेल्फ रिड्यूस हो जाते हैं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव रिडक्शन, काजेज ऑक्सीडेशन ऑफ सम अदर स्पीशीज। और क्या वो खुद ने तो उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके वजह से जो दूसरा स्पीशीज है जिससे उसने इलेक्ट्रॉन लिया उसको वो ऑक्सीडाइज कर देगा। अदर वर्ड्स में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीडेंट्स का वो डिक्रीज हो जाता है रेडॉक्स रिएक्शन में। यानी रेडॉक्स रिएक्शन में जो ऑक्सीडेंट होगा वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। ये हमने ऑलरेडी आगे डिस्कस किया हुआ है, तो आप इसको इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं इस स्टेटमेंट से। नाउ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेंट्स देख लेते हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स सच एज O2O3 हाइड्रोजन्स। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीडेंट क्या होते हैं, जो ज़्यादा करके जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं जैसे O2O3 हाइड्रोजन्स, ये ऑक्सीडेंट कहलाते हैं। कंपाउंड्स हैविंग एलिमेंट इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे कंपाउंड्स जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा हो। आप इनका एक एक का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख सकते हैं। ये मैं आगे सिखाऊंगा कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है, बट फिलहाल अभी आप इन कंपाउंड्स को याद रखें। जैसे K2Cr2O7, KMnO4, HClO4, H2SO4, KClO3, CeSO4 ट्वाइस। ओके, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेंट्स हैं। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल सच एज MgO, CrO3, CO2 एक्सेट्रा। अगर मैं ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स की बात करूँ और नॉन मेटल्स की बात करूँ तो उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब आ जाते हैं, ये भी ऑक्सीडेंट्स हैं। नाउ अब मैं रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की बात करता हूँ। जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच कैन गिव वन और मोर इलेक्ट्रॉन एंड काजेस रिडक्शन ऑफ सम अदर स्पीशीज। ये एक या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, जिस स्पीशीज को ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं वो रिड्यूस हो जाता है। गॉट इट, और खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इन अदर वर्ड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिडक्टेंट इंक्रीजेस इन ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है रिडक्टेंट का वो इंक्रीज हो जाता है। जो भी आपके रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी वो खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया लेकिन सामने वाले को उसने रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया रिडक्टेंट के लिए ना। इंपॉर्टेंट रिडक्टेंट्स देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑल मेटल सच एज सोडियम, एल्यूमिनियम, जिंक एक्सेट्रा एंड सम नॉन मेटल्स जैसे कार्बन, सल्फर, phosphorus, hydrogen, they all are reductant. Okay, now metallic hydride like NaH, LiH, lithium hydride, KH, CH2 ये सब भी reducing agent होते हैं। The compound having an element in its lowest oxidation state such as, ऐसे compound जिनका oxidation state बहुत ही कम होता है, लो होता है, वो हैं H2C, C2O4, FeSO4, Hg2Cl2, SnCl2, H2S, SO2, Na2, S2O3 etc. SO3HNO2, H2O2 act as both oxidant as well as रिडक्टेंट। ये वो कंपाउंड्स हैं जो एक ही समय पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो आप अलग अलग कंपाउंड्स को उनके प्रॉपर्टीज की वजह से याद रखें, राइट डाउन करके लें, आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा फर्दर रिवाइज करने के लिए। ना
इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट डिवाइड बाय विच इज इक्वल टू मोलार मास डिवाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये फॉर्मूला आप याद रखें, ठीक है। फॉर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, अगर मैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में ये फॉर्मूला यूज करता हूं तो देखो क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट निकाल रहा हूं मैं ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का, इज इक्वल टू सम ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ टू हाफ रिएक्शंस। इक्विवेलेंट वेट जो होगा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का, वो क्या होगा, दो हाफ रिएक्शन का समेशन होगा। जैसे मेरे पास 4H3PO3 है, ये मुझे 3H3PO4 प्लस HPH3 देगा। इक्विवेलेंट वेट अगर मैं देखूं तो m/2 प्लस m/6 इज इक्वल टू 2m/3। इसे आप याद रखें। नाउ करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे इसको डिटरमाइन किया जाता है, काफी डीप में मैं बताने वाला हूं, तो आप एक काम करें, बुक और पेन ले लें, इसको राइट डाउन करके ले लें, इट्स वेरी यूजफुल फॉर यू। द ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड एज द चेंज इन विच एन एटम अपीयर टू हैव व्हेन ऑल अदर एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट एज आयंस, इट हैज पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, जो चेंज होता है एटम में। एटम के अंदर कैसा चेंज होगा, या तो कोई कंपाउंड है, अगर उसमें जो एटम है या तो उसके ऊपर कुछ ऐड होगा या तो उसमें से कुछ निकलेगा, ओके, या तो इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन होगा या तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो वेदर उसके पास पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से एक साइन होगा। इस तरीके से हम डिटरमाइन करेंगे। एन एलिमेंट में हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपाउंड इन विच इट इज प्रेजेंट। ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनका अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कंपाउंड का नेचर कैसा है और वो किस जगह पे प्रेजेंट है, ओके ना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट में हैव बी अ होल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव, और अ फ्रैक्शनल और जीरो। जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी भी एलिमेंट्स का, वो होल नंबर होता है, जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, फ्रैक्शन होगा या जीरो होगा। इट्स डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ कंपाउंड वी आर यूजिंग, ओके ना। इंपॉर्टेंट फॉर पॉइंट्स फॉर डिटरमाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमाइन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। पहला, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ AU द एटम इन एन अनचार्ज्ड न्यूट्रल कंपाउंड इज जीरो। अगर मैं अलजेब्रिक सम देखो ऑक्सीडेशन नंबर का किसी भी एटम का जिसके ऊपर चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, तो उस कंपाउंड के ऊपर जीरो का चार्ज होगा। इन एन आयन अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। अगर मैं किसी आयन की बात कर रहा हूं तो जो भी अलजेब्रिक सम होगा वो उसके ऊपर प्रेजेंट चार्ज के जितना ही होगा। ऑल एलिमेंट्स इन द एलिमेंट्री स्टेट हैव ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। जितने भी एलिमेंट्स अपने एलिमेंट्री स्टेट में रहते हैं उनके ऊपर का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है, जैसे हीलियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, Cl2 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, H8P4, इन सबके पास, ये सब अपने एलिमेंट्री स्टेट में है, तो इनके पास ऑक्सीडेशन नंबर फिलहाल के लिए जीरो है। एज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट ऑलवेज हैव ऑक्सीडेशन नंबर -1। फ्लोरीन जो कि बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके ऊपर हमेशा -1 का चार्ज रहेगा। इन कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 एक्सेप्ट इन पेरोक्साइड इज -1, NO2S2। OF में एंड F में इट्स प्लस, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि OF2 में +2 का चार्ज होता है, O2F2 में +1 का चार्ज होता है, तो ये आपको याद रखना है। चाहिए तो आप वर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इन ऑल कंपाउंड एक्सेप्ट आयनिक मेटल हाइड्राइड्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। अगर मैं आयनिक मेटेलिक हाइड्राइड्स को छोड़ दूं तो हाइड्रोजन के पास हमेशा +1 का चार्ज होता है, गॉट इट ना। अगर मैं मेटेलिक हाइड्राइड्स की बात करूं तो NaH, MgH2, CaH2, Li, इन सब के पास, ये सब मेटेलिक हाइड्राइड्स हैं, इनके पास जो हाइड्रोजन होगा उसके ऊपर -1 का चार्ज होगा। इसे याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर रखना है। नाउ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन अल्कली मेटल्स इज +1 एंड अल्कालाइन अर्थ मेटल्स इज +2। अगर मैं अल्कली अर्थ मेटल्स की बात करूं जैसे कि लिथियम, लीवे ना, इन सब के ऊपर, यानी ये S1 का सीरीज, ये S2 का सीरीज, ये क्या है, ये है हमारा अल्कली मेटल्स, ये है अल्कली अर्थ मेटल्स, तो इनके ऊपर हमेशा +1 का चार्ज होगा, इनके ऊपर हमेशा +2 का चार्ज होगा। तो हमें इस बात को रिमाइंडर रखना है, रिमेंबर रखना है। नाउ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन अमलगम इज जीरो। जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है मेटल का अमलगम स्टेट में, वो जीरो होता है। इन केस ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इट गिव +2 वैल्यू ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड -2 वैल्यू फॉर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की बात करूं तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है वो +2 का वैल्यू ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं वो मुझे -2 की वैल्यू देंगे। व्हेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इज डायरेक्ट फॉर्मलेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये जब भी अगर आपका ये कब होगा, जब मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाऊंगा, डायरेक्ट फॉर्म होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के केस में। नाउ इफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज directed from more electronegative atom to less electronegative atom, then its contribute D0 for both the atoms। अगर मैं more electronegative atom से less electronegative atom की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को बना रहा हूं तो वो हमेशा 0 की तरफ कंट्रीब्यूट करेगा दोनों एटम्स के लिए। अब अगर मैं P ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं, फ्लोरीन और ऑक्सीजन को छोड़ के, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू देयर ग्रुप नंबर। P ब्लॉक जो एलिमेंट है उनमें फ्लोरीन ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाए तो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमेशा उसके ग्रुप के ऊपर चार्ज जो है उसके बराबर होगा, उस नंबर के बराबर होगा। लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर -8। तो अब जो लोवेस्ट, अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर देखूं तो ग्रुप नंबर का जो भी है उसमें से -8 करके जो वैल्यू आएगी वो उसका लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इन ट्रांजिशन एलिमेंट द लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एन NS इलेक्ट्रॉन। अगर मैं ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करूं तो उसमें जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो NS इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, एंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द NS and N-1d अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर होगा, NS, और उसमें N-1 जो D इलेक्ट्रॉन के अनपेयर्ड हैं उसके बराबर होगा। गाइस ये 11 पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप राइट डाउन करें, ये रूल्स हैं। वंस यू रिमेंबर दिस रूल यू कैन इजीली डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। ओके नाउ अब कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास जिनका हमें ऑक्सीडेशन नंबर देखना है। चलिए फिर शुरू करते हैं, कैसे पता लगाना है। मैंने काफी शॉर्ट ट्रिक में यहाँ पे लिखा हुआ है, सो यू कैन इजीली डिटरमाइन इट। ओके नाउ अब मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पे मेरे पास है K2Cr2O7। अगर मुझे Cr2 का ऑक्सीडेशन नंबर पता लगाना है, ये हमारा क्वेश्चन है, मुझे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पता लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या दिया हुआ है, K2Cr2 and O7 दे रखा है। अब मेरे पास पोटेशियम कितनी बार है, 2 बार, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे 2 लिख लिया। और अगर मैं देखूँ तो K कहाँ पे आता है, K आता है S1 में। S ब्लॉक जो S1 है मेरे पास 2 है, एक S1 एंड एक है S2। ओके तो ये कहाँ पे आ रहा है, S1 में आता है। ओके तो इसके ऊपर हमेशा +1 का चार्ज होगा। दैट्स वाई देखिए मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है, यहाँ पे हमने पोटेशियम के लिए +1 का चार्ज लिख रखा है, तो 2 1 2, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 2 लिख दिया है। अब मुझे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम नहीं पता, तो मैं उसकी जगह x लूंगा। और ये क्रोमियम कितनी बार है, 2 बार है, Cr मेरे पास 2 बार है, तो मैं टोटल यहाँ पे क्या लिख के ले लूंगा, 2x। ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज है वो -2 का है, और ये कितनी बार है, 7 बार है, तो 2 7 14 -14 आ गया। ओके अब मैं इनको सिंपली सॉल्व करके ले लूंगा। 14 में अगर मैं 2 ऐड करूँ तो इट्स बिकम 12। ओके तो यहाँ पे मेरे पास देखिए क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2x - 12 = 0। अब ये जो 12 है वो इक्वल टू के इस तरफ जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2x = 12। अब मुझे सिर्फ x का पता लगाना है, तो 12 डिवाइड बाय 2, तो 2 के टेबल में 6 टाइम जाता है, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Cr का वो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिटरमाइन करके रखा है, तो आप आसानी से इसे पता लगा सकते हैं ना। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन है मेरे पास FeCN6 - 4। देखिए -4 कोऑर्डिनेट स्फीयर के ऊपर है। ओके यानी ये बाहर है, तो मैं इसे इक्वल टू के उस तरफ लिखूंगा -4। ओके नाउ Cn के पास -1 का चार्ज होता है, -1 कितने टाइम है, 6 टाइम है, तो -6 लिखूंगा। Fe को मैंने यहाँ पे x कंसीडर करके रखा है, तो ये 6 जब उस तरफ जाएगा तो -4 + 6 मेरा आंसर आएगा +2। तो यहाँ पे Fe के ऊपर जो चार्ज है वो +2 का है। ओके नाउ अब हम लोग देखेंगे कैसे कैलकुलेट किया जाए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na2S4O6। गॉट इट नाउ। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ले लिया है। तो एज पर माय स्ट्रक्चर यहाँ पे 4 सल्फर एटम एक साथ होंगे जो आपस में बॉन्डेड होंगे, और इस तरीके से 6 ऑक्सीजन एटम सराउंडेड हैं। ओके एंड रिमेनिंग जो 2 हमारे सोडियम एटम्स हैं वो टर्मिनल पोजीशन पे हैं ऑक्सीजन के साथ। तो नाउ इन दिस केस सोडियम के पास हमें पता होता है कि +1 का चार्ज होता है। गॉट इट। यहाँ पे मैं +1 का चार्ज ले लेता हूँ, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर -1 का चार्ज है। ठीक है अब ये वाला जो सल्फर है इसके पास +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है इसके ऊपर +5 का ऑक्सीडेशन चार्ज होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ +5, और ये वाले सल्फर पे भी +5 का ही होता है, यानी मेरे पास 2 + 5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गए हैं। ठीक है यहाँ पे भी +5, लेकिन ये जो 2 सल्फर है इनके ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट का, मतलब इनके ऊपर का चार्ज 0 होता है। सल्फर सल्फर अगर बॉन्डेड हैं तो उनके ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na+2 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। ओके तो क्या होता है कि ये मैंने यहाँ पे एक फॉर्म में लिख लिया है 2 टाइम्स ऑफ Na एंड दिस इज फॉर 2 ऑक्सीजन, गेट कैंसल ईच अदर। अब मेरे पास 4x + 6x बचा। अब यहाँ पे जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो 5/2 यानी कि +2.5 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। गॉट इट। कैसे, दिस इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बिकॉज द कंपाउंड हैज 2 टाइप ऑफ सल्फर एटम। ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है क्योंकि कंपाउंड के पास 2 टाइप के सल्फर एटम है। अगर OH सल्फर जो बॉन्डेड है उसका कोऑर्डिनेशन जो बॉन्ड है उस पर +5 आएगा, एंड नाउ यहाँ पे जो ON बॉन्डेड है ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर का जो बॉन्ड है वहाँ पे SS बॉन्ड की वजह से जो चार्ज आएगा वो 0 आएगा। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +5 + 5 बिकम 10। ओके एंड यहाँ पे क्या आता है 4 डिवाइड बाय 4। अगर मैं इसको 4 कर दूँ तो ये दोनों ही 2 के टेबल में चले जाएंगे, दैट इज 5/2। एंड अगर मैं इसको फर्दर डिवाइड करूँ तो +2.5 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। तो इस तरीके से आप इजीली ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अब मेरे पास यहाँ पे मैंने एक और एसिड ले रखा है, कारोस एसिड यानी H2SO5। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, आप यहाँ पे देख सकते हैं H 2 टाइम्स है, दोनों के पास +1 का चार्ज है, सल्फर 1 है जो कि यहाँ पे सेंटर में है, और ऑक्सीजन मेरे पास 5 टाइम्स है। चलिए देख लेते हैं 1 2, दिस इज माय फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5। अब यहाँ पे अलग अलग ऑक्सीजन के ऊपर अलग अलग चार्जेस अवेलेबल हैं। तो देखिए जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो दोनों के पास -1 का चार्ज है। ओके ना, और जो ऑक्सीजन सल्फर के साथ डायरेक्ट बॉन्ड है वो -2, इसके पास भी -2, और ये वाले ऑक्सीजन के पास भी -2 का चार्ज है। तो क्या हुआ, ये दोनों का +2 दैट इज दिस वन, एंड यहाँ पे ये सल्फर आ गया तो मैंने इसको x ले लिया। ठीक है अब ये दोनों को जब मैंने राइट डाउन किया तो उसको -2 के फॉर्मेट में लिखा। ठीक है एंड 2 + 2 + 2 -6, तो ये -6 मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। तो 2 2 ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, +2 -2 गेट कैंसिल, ये 6 = के इस तरफ आएगा, तो मेरे पास +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा सल्फर का ना। मेरे पास एक और कंपाउंड है CrO5। ठीक है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, Cr ले लिया मैंने, 5 ऑक्सीजन है। अब ये दोनों जो ऑक्सीजन है ये आपस में बॉन्डेड है, तो इनके ऊपर -1 का ही चार्ज आने वाला है। बट ये जो ऑक्सीजन है ये Cr के साथ डायरेक्टली डबल बॉन्डेड है, तो इसके ऊपर -2 का चार्ज आएगा। तो Cr के लिए मैंने x ले लिया, 4 टाइम्स -1 है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 × -1 ले लिया,
एक ही बार मेरे पास -2 है तो ये ले लिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अब क्या होता है कि ये हो गया -4 एंड दिस इज -2, -4 एंड -2 बिकम -6। अब ये जो मेरा -6 है, जब ये इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो इट्स बिकम अ +6। तो Cr के ऊपर, क्रोमियम के ऊपर जो चार्ज है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का है ना। और मेरे पास एक कंपाउंड है जो कार्बन सब ऑक्साइड्स का है ना, यहाँ पे C3O2 है, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, ये सारे कार्बन आपस में डबली बॉन्डेड होंगे, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन एटम्स आर बॉन्डेड विद द टर्मिनल कार्बन्स बाय डबल बॉन्ड। तो जो सेंटर में मेरा कार्बन है उसके ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, क्योंकि वो दोनों ही साइड से सेम एटम से सराउंडेड है, कार्बन से सराउंडेड है ना। अब मुझे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। अगर मुझे कार्बन का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो मुझे कुछ इस तरीके से लिख के लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या होता है, इस कार्बन के पास +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर +0 एंड देन अगेन +2। अभी टोटल 3 नंबर ऑफ कार्बन है तो मैं इसको डिवाइड बाय 3 कर दूंगा। तो जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो क्या आने वाला है, 4/3, ठीक है। तो आप +4/3, तो आप इसे राइट डाउन करके ले सकते हैं। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ अब हमने यहाँ पे एक अनदर कंपाउंड ले लिया है, NH4NO3। There are two types of nitrogen atom. Therefore, evaluation should be made separately as oxidation number of nitrogen in ammonium and oxidation number of nitrogen in NO3 minus। देखिए इस वाले कंपाउंड के अंदर मेरे पास 2 टाइप के नाइट्रोजन एटम है, तो जो मेरा इवोल्यूशन बनेगा वो अलग अलग बनेगा। पहला ऑक्सीडेशन नंबर मैं निकालूंगा NH4+ के लिए यानी अमोनियम के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन के लिए मैंने X ले लिया है, 4 टाइम्स मेरे पास हाइड्रोजन है +4, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चार्ज है +1 का चार्ज है, जिसको मैंने सेपरेटली यहाँ पे लिख रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, +4 इस तरफ आएगा तो इट्स बिकम -4। -4 में +1 किया तो -3 आंसर आता है, यानी यहाँ वाले नाइट्रोजन के ऊपर जो चार्ज है वो -3 का चार्ज है। गॉट इट ना। अब अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन की बात करूँ जो NO3 माइनस में है, उसके लिए मुझे, मैं पहले इस वाले नाइट्रोजन को Y मान लेता हूँ। 3 टाइम्स है मेरे पास ऑक्सीजन जिसके पास -2 का चार्ज है, ये अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इट्स बिकम -6। -6 जब इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा +6, और यहाँ पे ऑलरेडी जो माइनस चार्ज है मैंने यहाँ पे उसको -1 राइट डाउन करके रखा है। तो अगर मैं -1 में +6 करता हूँ तो मेरा जो आंसर आने वाला है वो आएगा +5। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी राइट डाउन कर रखा है y इज इक्वल टू +5। अब हम स्टॉक नोटेशन की बात करेंगे। द ऑक्सीडेशन स्टेट, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है एलिमेंट का, एग्जिबिटिंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आर स्पेसिफाइड बाय रोमन नंबर सच एज 1st, 2nd, 3rd, 4th एक्सेट्रा विद इन पैरेंथेसिस आफ्टर द सिंबल ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट। ओके, तो मुझे क्या करना है, अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहा हूँ एलिमेंट का जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो मुझे उसको रोमन नंबर्स में लिखना है इस तरीके से, 1st, 2nd, 3rd, 4th के फॉर्मेट में, और ये सिंबल के बाद लिखना है। ओके, तो जो भी मेरा सिंबल है उसके बाद मैं इन ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन नंबर्स में लिखूंगा। दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय अ जर्मन केमिस्ट अल्फ्रेड स्टॉक एंड इज नोन एज अ स्टॉक नोटेशन। दिस मे बी इलस्ट्रेटेड एज। इसे एक जर्मन केमिस्ट ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, जिसे जिनका नाम था अल्फ्रेड स्टॉक। आज हम इसे स्टॉक नोटेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, अगर मैं किसी कंपाउंड का फॉर्मूला देखूँ, जैसे कि मेरे पास Cu2O है, तो केमिकल नेम है इसका कॉपरस ऑक्साइड, और स्टॉक नोटेशन में दूंगा कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ऑक्साइड। ओके, तो इसे ऐसे लिखना है Cu2 ऑक्सीडेशन स्टेट 1 एंड 0, ठीक है ना। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, इसमें आयरन के पास +3 का चार्ज है एंड ऑक्साइड, तो Fe2 रोमन नंबर में +3 एंड दिस इज ऑक्साइड हमारा। लास्ट है HgCl2, तो इसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड कहते हैं, मर्क्यूरी के पास +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको इस तरीके से लिखना है Hg2Cl-। अभी हम बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स केमिकल इक्वेशन देखेंगे, कैसे बैलेंस करना है रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन को, इक्वेशंस को, वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। एवरी केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी केमिकल इक्वेशन को अगर मुझे बैलेंस करना है तो वो मैं एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास की मदद से ही करूंगा। In a balanced chemical equation, the atom of a various species involved in the reaction and product must be equal in number। क्या कह रहे हैं कि अगर मुझे बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को, तो जो एटम और उसके बहुत सारे वेरियस जो स्पीशीज इन्वॉल्व हैं उस कंपाउंड के अंदर या उस रिएक्शन के अंदर, वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में जो भी इन्वॉल्व है हमारे स्पीशीज, वो क्या होना चाहिए, उनका इक्वल इन नंबर, मतलब दे शुड बी, यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी प्रेजेंट इन इक्वल नंबर, यानी जितना मैंने रिएक्टेंट लिया है उतनी ही मात्रा में मुझे प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट मिलना चाहिए। अगर उससे कम ज़्यादा होता है तो इट मीन्स अवर केमिकल इक्वेशन इज नॉट बैलेंस। तो सबसे पहले उसका काम होगा कि बैलेंस करना। रेडॉक्स रिएक्शन कैन बी बैलेंस थ्रू। अब रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के 2 तरीके हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। पहले मेथड का नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड सेकंड मेथड को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सबसे पहले देखेंगे हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग वाज डेवलप्ड बाय द जेटी एंड द लैमर इन 1927। इस मेथड को डेवलप किया गया था जेटी और लैमर के जरिए 1927 में। फॉर एग्जांपल बैलेंस ऑफ इक्वेशन, अभी मुझे इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो क्या होगा, कॉपर है प्लस HNO3, तो मुझे क्या मिला, CuNO3 ट्वाइस NONH2O। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप, और इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है, इसे हम देखेंगे। फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन दिस। अब फर्स्ट स्टेप इज, पहला स्टेप क्या है, राइट द रेडॉक्स रिएक्शन इन आयनिक फॉर्म। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा रेडॉक्स रिएक्शन है उसको आयनिक फॉर्म में ले लूंगा। तो कॉपर प्लस H प्लस NO3 माइनस, तो क्या होगा, कॉपर यहाँ पे +2 NO NH2O, क्या होगा ना। अब ये मेरा रिएक्टेंट पार्ट हो गया,
एंड दिस इज माई प्रोडक्ट पार्ट। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मुझे एक ही हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट में मुझे 2 हाइड्रोजन मिल गए, ठीक है। तो अभी तक मेरा रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो सेकंड स्टेप में मैं क्या करूँगा, स्प्लिट द रेडॉक्स रिएक्शन इनटू इट्स ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब इस पूरे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। पहला हाफ होगा ऑक्सीडेशन के लिए एंड सेकंड हाफ होगा रिडक्शन रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉपर ले लिया। अगर मैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखूँ तो +2 आता है, ये ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि यहाँ पे 0 चार्ज था, यहाँ पे इंक्रीजिंग चार्ज हो गया है, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया है। अब यहाँ पे क्या होता है, NO3 माइनस था, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, चार्ज कम हुआ है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया है, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। थर्ड स्टेप है मेरा बैलेंस एटम्स ऑफ ईच हाफ रिएक्शन एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय यूजिंग सिंपल मल्टीप्लाइज। क्या कह रहे हैं कि अब मुझे बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को, एटम्स को बैलेंस करना है, सिर्फ मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करना है। ओके, तो अब जब मैं बैलेंस करूंगा तो इसको सिंपल मल्टीप्लाइज की मदद से करूंगा। जैसे कॉपर है वो +2 हो गया था एंड NO3 माइनस NO हो गया था। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑल द एटम्स आर बैलेंस्ड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सबको बैलेंस करना है, ठीक है। फोर्थ स्टेप हमारा क्या कहता है, बैलेंस। अब यहाँ पे मैंने तो बैलेंस कर लिया, अब मुझे बैलेंस करना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को एज पहला फॉर एसिड एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन, अगर एसिड या न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ऐड वाटर मॉलिक्यूल्स टू द साइड डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन एंड H+ टू द साइड डिफिशिएंट इन हाइड्रोजन। क्या कह रहे हैं, एसिड एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए मुझे वाटर का ऐड करना है वहाँ पे जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, और हाइड्रोजन का एडिशन करना है जहाँ पे हाइड्रोजन की कमी है, यानी वाटर फॉर ऑक्सीजन एंड H+ फॉर हाइड्रोजन। यहाँ पे कॉपर है, CO2+ हुआ था एंड टू बी बैलेंस हाइड्रोजन, यहाँ पे सबसे पहले मुझे बैलेंस करना पड़ेगा हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे मैंने 4 टाइम्स क्या ले लिया, हाइड्रोजन प्लस NO3। अब मैं इसको फर्दर बैलेंस करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड स्टेप हो गया। यहाँ तक तो मैंने कॉपर को +2 देके छोड़ दिया था, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में जब मैं रिडक्शन वाला पार्ट देखूंगा तो वहाँ पे NO3 माइनस था, अगर मैं उसमें 4 हाइड्रोजन ऐड करता हूँ तो NO बन जाएगा एंड प्लस H2O2। तो टू बैलेंस हाइड्रोजन मुझे H 4 टाइम्स लेना पड़ा, और टू बैलेंस ऑक्सीजन मुझे यहाँ पे 2 टाइम्स वाटर लेना पड़ा। अब देखेंगे वेदर इट्स बैलेंस और नॉट। अब एक फर्दर तो बैलेंस हो गया है, एसिड के लिए बैलेंस हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अगर मेरे पास अल्कलाइन सॉल्यूशन है, फॉर ईच एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ऐड 1 वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर मेरे पास एक्सेस ऑक्सीजन है तो वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेगा टू द सेम साइड में, एंड OH माइनस आयन, OH माइनस कहाँ पे ऐड करना है, जहाँ पे मुझे बैलेंस करना है हाइड्रोजन को, ठीक है। तो स्टेप 5 क्या बोलता है, ऐड इलेक्ट्रॉन टू द साइड डिफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को उस तरफ ऐड करना है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो। तो यहाँ पे कॉपर 0 था, पर यहाँ पे +2 का चार्ज आया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में ऐड कर दिया एंड 3 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन वाले हाफ सेल में रिएक्शन में ऐड कर दिया। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4H प्लस NO3 माइनस, तो मुझे क्या मिलेगा, NO2 प्लस H2 2H2O। स्टेप 4 क्या कहता है, सॉरी नाउ वी आर इन स्टेप 6, इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ द रिएक्शन बाय मल्टीप्लाइंग द सुटेबल नंबर। अब मुझे इसे इक्वलाइज करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोथ द साइड से मल्टीप्लाई करके सुटेबल नंबर से। अब देखिए यहाँ पे मुझे 2 मिला है और यहाँ पे 3 मिला है, तो मैं क्या करूँगा, 3 वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूंगा और 2 वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो मैंने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इक्वेशन को एंड बिलो वाले इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ऐड द 2 बैलेंस हाफ सेल रिएक्शंस एंड कैंसिल द कॉमन टर्म्स ऑफ द अपोजिट साइड। अब उन ये दोनों हाफ जो रिएक्शंस हैं, मेरे हाफ जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के, इनको हमने बैलेंस कर लिया है। अब ये बैलेंस्ड हाफ रिएक्शन हो गए हैं, अब इनको एडिशन करना है। नाउ मैं ऐड करूंगा इनको, एडिशन करते समय जो कॉमन टर्म्स हैं अपोजिट साइड में उनको कैंसिल करना है। तो यहाँ पे मुझे कॉमन टर्म क्या मिला, देखो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंड 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिला, ये 2 इलेक्ट्रॉन से एक्स्ट्रा है, कॉमन है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो बचा जो है उसे लिख लेना है, 3 टाइम्स ऑफ कॉपर, 2 टाइम्स ऑफ NO3 माइनस एंड 8 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो मैंने इनको यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है। इस साइड में क्या बचा, 3 कॉपर प्लस 2 NO, ओके, एंड 4 मोल्स ऑफ वाटर, तो इनको लिख लिया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट द आयनिक रिएक्शन इनटू मॉलिक्यूलर फॉर्म बाय एडिंग सेपरेट आयंस। हम क्या करेंगे, आयनिक रिएक्शन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सेपरेट आयन के एडिशन की मदद से। नो, तो यहाँ पे मैंने ले लिया 3 टाइम्स ऑफ कॉपर प्लस 2 NO3 माइनस प्लस 8H प्लस 6 NO3 माइनस। अब यहाँ पे मैं सेपरेट करने के लिए देख लेता हूँ, 3 कॉपर 2 NO इज माई सेपरेटर आयंस, 6 NO3 माइनस एंड 4H2O। या तो इसके बजाय आप ये भी लिख सकते हैं, इनको सिर्फ कंबाइन करके 3 कॉपर 8H NO3 एंड 3 मोल्स ऑफ कॉपर NO3 ट्वाइस, ओके, 2 NO प्लस H2O। तो हमारे रिएक्शन का ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आ गया। पहले हमारे पास ये अनबैलेंस था, नाउ इट इज इन बैलेंस फॉर्म। हमने बैलेंस किया इसको 2 हाफ रिएक्शंस में डिवाइड करके, फिर सुटेबल नंबर्स के साथ इनको मल्टीप्लाई ऐड करके, जहाँ पे हाइड्रोजन की कमी थी वहाँ पे हमने H+ रखा, जहाँ पे वाटर की कमी थी वहाँ H2O रखा। ऐसे स्टेप्स को फॉलो करके हमने रिएक्शन को बैलेंस करके फाइनली हमने बैलेंस केमिकल रिएक्शन डिटरमाइन कर लिया, ओके। नाउ ions which are present in a solution but do not take part in the redox reaction are omitted while writing the net ionic equation of a reaction are known as the separator ion। क्या बोल रहे हैं कि जो आयंस प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन में लेकिन वो रिडॉक्स रिएक्शन में कोई टेक पार्ट नहीं करते, उनको ओमिटेड कर देना है, यानी निकाल देना है। जब भी मैं राइट करूँ, ओके, नेट आयनिक इक्वेशन को, रिएक्शन आर नोन एज द सेपरेटर आयंस, उस रिएक्शन को हम सेपरेटर आयंस कहते हैं ना।
नेक्स्ट हमारा मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के लिए मैंने एग्जांपल ले लिया है Mg प्लस HNO3, और ये रिएक्शन में मुझे जो प्रोडक्ट आता है वो MgNO3 ट्वाइस प्लस N2 वो आता है प्लस H2O। इट्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है, ये देख लेंगे हम। स्टेप 1, पहला स्टेप है राइट द स्केलेटन इक्वेशन इफ नॉट गिवन। सबसे पहले मुझे स्केलेटन इक्वेशन लिख लेना है अगर वो नहीं दिया है तो। सेकंड स्टेप है असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम, फिर उनको ऑक्सीडेशन नंबर दे देना है। देखिए मैंने स्केलेटन ऑफ माई इक्वेशन लिख लिया, अब मैंने इन सबको इनका ऑक्सीडेशन नंबर दे दिया। जैसे Mg के पास 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाइड्रोजन के पास 1 है, नाइट्रोजन के पास 5 है, ऑक्सीजन के पास -2 है, ठीक है। तो नेक्स्ट में Mg के पास +2 हो जाता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिमूव हो गए हैं। ओके, यहाँ पे NO3 ट्वाइस जो है वो +5 -2 होता है, और एक N2O निकलता है। इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज है, -2 से ये सराउंडेड है। थर्ड स्टेप में मैं क्या करूँगा, बैलेंस एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 2 प्रोसेस। मैं बैलेंस कर दूंगा एटम्स को, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को 2 प्रोसेस में। जैसे Mg है तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगा, 2 - 0 दैट इज 2। ओके, Mg से हम यहाँ तक आए ना। ये वाला नाइट्रोजन, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है, 10 - 2 दैट इज बिकम 8। अब मैं इक्वलाइज करूंगा टोटल इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब मुझे पता लगाना है कि टोटल इंक्रीज और डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर में कितना हुआ है। तो यहाँ पे मुझे पता चला 4 Mg हुआ है। ओके ना, 2 HNO3 एंड 4 MgNO3 ट्वाइस प्लस NO2O, ठीक है ना। लास्ट क्या है, बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लास्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, बैलेंस कर दूंगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे मुझे 8 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन लेना पड़ेगा फॉर 4 Mg। ओके, 8 बार ऑक्सीजन लिया 4 Mg के लिए, एंड 2 HNO3 प्लस 8 टाइम्स ऑफ NO3 माइनस। तो मेरे पास क्या आया, 4 MgNO3 2 प्लस N2O प्लस 5 H2O, ठीक है। अब ओवरऑल रिएक्शन मेरा क्या आ जाता है, 4 Mg, 4 मोल्स ऑफ Mg लेना पड़ेगा, 10 मोल्स ऑफ HNO3, तो मुझे मिलेगा 4 MgNO3 ट्वाइस प्लस NO2 एंड 5 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड टाइप भी बैलेंस ऑक्सीडेशन रिएक्शन का खत्म होता है ना। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, राइट डाउन करके लिया है, आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इट मीन्स कैसे पता चलेगा, वो इट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन में क्या क्या रहता है, कोरिजन, ब्लीचिंग, एंटीसेप्टिक एक्शन एंड कंबशन ऑफ फ्यूल्स। ये सारे जो फिजिकल प्रोसेस हैं ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाते हैं। अगर रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है तो ये क्या इन्वॉल्व करेगा, फोटोग्राफी, एंटीऑक्सीडेंट, फोटोसिंथेसिस एंड मेटलर्जी। ये प्रोसेस रिडक्शन प्रोसेस के अंदर में आते हैं। होप सो गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, एंड तक वॉच करने के लिए थैंक यू। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।